हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। बात है सन 1993 की। रात के 3:56 पर महाराष्ट्र में एक भूकंप आता है जिसका असर 500 किलोमीटर दूर 1 साल बाद तब जाकर दिखता है जब एक पूरे शहर के लोग अपनी दुकान, अपना घर, काम धंधा सब कुछ छोड़ छाड़ कर रातों रात शहर खाली करने लग जाते हैं। पुलिस हो गई, पैरामिलिट्री हो गई, ये सड़कों पर और रास्तों पर नाकाबंदी करके उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो लोग जंगल और खेतों के रास्ते भाग निकलते हैं। कोई भी उस शहर में रहना नहीं चाहता था और ये भारत के इतिहास में विभाजन के बाद लोगों के द्वारा किया गया सबसे बड़ा पलायन था। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये लोग किससे डरकर भाग रहे थे? तो वो थे चूहे। अब जरा जापान के बारे में सुनो। 1984 जापान के योगा टीचर के चेलों ने पूरी धरती की आधी आबादी को मिटाने का लगभग बंदोबस्त कर ही दिया था। ये तो शुक्र है कि उनका तुक्का गलत हो गया, नहीं तो शायद आप और मैं आज यहाँ बैठे भी ना होते। अब इन घटनाओं में एक चीज कॉमन है, वो है बीमार करने वाले वायरस और बैक्टीरिया। अब जापान में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में क्या हुआ था और आज हम किस विनाश की तरफ जा रहे हैं, इन सभी सवालों का जवाब है ये वीडियो। चलो जरा इतिहास की कब्र खोदते हैं। साल था 1918। अलास्का के ब्रेविक मिशन नाम के गांव में 80 लोग रहते थे, जिनमें से 72 लोग अनजानी बीमारी से मारे गए। फिर अलास्का की सरकार ने लाशों को ठिकाने लगाने के लिए लोकल गोल्ड माइनर्स को ये काम सौंप दिया। अब इन सोने के खोजकर्ताओं ने बर्फ को काटा और 72 लाशों के लिए कब्र खोदकर उन्हें बर्फ के नीचे दफना दिया। लेकिन क्या आपको पता है 31 साल बाद ये लाशें वापस खोदनी पड़ गई। लेकिन क्यों? आइए अब ये बताता हूँ। 1949 में जॉन हुल्टन नाम का 25 साल का एक लड़का अमेरिका की आयोवा यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। अब एक लेक्चर के दौरान वायरोलॉजिस्ट से उसने ये सुना कि अलास्का में 1918 में जिस बीमारी की वजह से 72 लोग मारे गए थे, आज हम उस बीमारी का पता लगा सकते हैं अगर कोई वहां जाकर उन लाशों को खोद कर निकाल ले तो भैया हुल्टन बाबू अलास्का गया। भाई ने इजाजत लेकर कब्र खोद मारी, एक लाश निकाली, उसका फेफड़ा खोलकर उससे सैंपल लिया, उसे खराब होने से बचाने के लिए एक सॉल्यूशन में डुबोया, सील किया, जहाज पकड़ा और पहली फ्लाइट से वापस। अब ये भाई साहब अपनी यूनिवर्सिटी में आने के बाद लैब में इस वायरस को दोबारा जिंदा करने की, मतलब दोबारा से एक्टिव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। और इसके पीछे कारण था कि भैया हमारे पास उस जमाने में आज के जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब हुल्टन हो गए 72 साल के और भाई ने अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरे 47 साल का इंतजार किया और इन्हें मौका मिल गया। अब कहानी में एंट्री होती है अमेरिकन मिलिट्री के लिए काम कर रहे डॉक्टर जेफरी टूबेन बर्जर या बर्गर, पता नहीं ऐसा ही कुछ नाम था। अब इन भाई साहब ने अलास्का वाली बीमारी पर एक रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया और उसी रिसर्च पेपर में इन्होंने ये भी लिखा कि रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें उन लाशों से और सैंपल चाहिए। अब हुल्टन भाई ने 72 साल की उम्र में इसको पढ़ लिया और जेफरी को पत्र लिखकर यह कहा कि वो सैंपल वहां से मैं लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं पहले भी वहां जा चुका हूं, मुझे पता है कि वो लाशें कहां मिलेंगी। अब भैया हुल्टन बाबू अपने अस्ते बस्ते पैक करके जहाज पकड़कर सीधा अलास्का उतर जाते हैं। दोबारा लोगों के पास गए, दोबारा इजाजत मांगी और कब्र खोदकर एक हट्टी कट्टी महिला का फेफड़ा खोल दिया, जिसे आज हम लूसी के नाम से जानते हैं। फिर भैया इनके फेफड़े के सैंपल को एक सॉल्यूशन में डाला गया ताकि वो खराब ना हो, उसे सील किया, फ्लाइट पकड़ी और वापस अमेरिका। अब ये सैंपल पहुंचा जेफरी के पास। सन 2005 में जेफरी ने उन वायरसेस को दोबारा एक्टिव कर लिया। अब उन वायरसेस का क्या हुआ, वैज्ञानिक दोबारा वायरस को जिंदा क्यों करते हैं या एक्टिव क्यों करते हैं, वायरस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे काम करते हैं और वैक्सीन कैसे काम करती है, ये कैसे बनाई जाती है, ये सब आपको इसी वीडियो में आगे पता चल जाएगा। अभी जरा आप महाराष्ट्र की घटना के बारे में सुनो ताकि आपको इस टॉपिक से जुड़ी हुई थोड़ी सी और क्लैरिटी मिल जाए। 30 सितंबर 1993 रात के 3:56 पर महाराष्ट्र के लातूर में 6.2 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप आता है। 10,000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं और 52 गांव तबाह हो जाते हैं। लोग रातों रात गांव छोड़कर भागने लगते हैं। अब इस बात को ध्यान से सुनना, मैंने कहा गांव छोड़कर, मैंने ये नहीं कहा गांव को खाली करके। इन दोनों बातों में बहुत ज्यादा फर्क है। अब क्योंकि ये लोग गांव छोड़कर गए थे और ये किसान थे तो इनके घरों में अनाज के बोरे भरे हुए थे। तो भैया अब जो होने जा रहा है वो इन्हीं गेहूं के बोरों की वजह से शुरू हुआ था। यही वो पहला पॉइंट था जहां से डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हुआ। सुनिए ध्यान से। देखो इन गेहूं को खाने के लिए आ गए चूहे, जिनके अंदर मौजूद था प्लेग का बैक्टीरिया। देखो जब हमने जंगल काटने शुरू करे तो इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस ने जंगली चूहों को गांव और शहर के चूहों से मिला दिया, जिसकी वजह से प्लेग का बैक्टीरिया जंगली चूहों से गांव शहर में रहने वाले चूहों में पहुंच गया। अब ये कौन सा प्लेग था? तो ये था बुबोनिक प्लेग। कैसे फैलता है? तो ये फैलता था डायरेक्ट कांटेक्ट से। अब इस बात को याद रखना, ये डायरेक्ट कांटेक्ट वाली बात आगे आपके बहुत काम आएगी। अब इसके बाद 5 अगस्त 1994 को महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट में मालमा गांव से खबर निकल कर आती है कि अचानक से गांव में बहुत
बहुत सारे चूहे मर गए हैं। अब प्रशासन को खबर लगते ही प्रशासन ने WHO के कान खड़का दिए। भाई साहब, अगस्त खत्म होते होते जगह जगह प्लेग के केसेस रिपोर्ट होने लगे, अस्पताल भरने लगे, इलाज मिलना मुश्किल हो गया और सरकार बिल्कुल लाचार। क्यों? अब ये सुनो। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने अपनी प्लेग सर्विलांस यूनिट को 1987 में ही बंद कर दिया था, जिसका नतीजा हैफकिन इंस्टीट्यूट में एंटी प्लेग की वैक्सीन ये बननी ही बंद हो गई। लेकिन फिर भी जद्दोजहद कर इस बीमारी को वहां पर कंट्रोल कर लिया गया। 21 सितंबर 1994 को सुबह सुबह सूरत के डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ हेल्थ को एक लेटर मिलता है या खबर मिलती है या रिपोर्ट मिलती है, मतलब इन तीनों में से कुछ था, मेरे को याद नहीं आ रहा। और खबर में यह था कि एक मरीज प्लेग की वजह से मर गया, लेकिन बुबोनिक प्लेग की वजह से नहीं जो महाराष्ट्र में था, बल्कि ये मौत हुई थी न्यूमोनिक प्लेग की वजह से। और ये बहुत बड़ी बात थी। सूरत के मेडिकल ऑफिसर्स तुरंत अलर्ट मोड में आ गए, क्योंकि न्यूमोनिक प्लेग खतरे की घंटी थी। और ऐसा क्यों, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। फिर उसी दिन 10 और मौतें हो गई और 50 लोग इसी लक्षण से अस्पताल में और भर्ती हो गए। अब ध्यान से सुनना, रात भर में ये खबर पूरे शहर में फैल गई और उसी दिन पूरी रात मेडिकल स्टोर खुले और कुछ ही घंटों में पूरे सूरत से टेट्रासिलिन नाम की दवा खत्म हो गई। ये वही दवा है जो प्लेग की रोकथाम में इस्तेमाल होती है। अब जैसे ये खबर बाहर निकल कर आती है कि भैया सूरत में दवा नहीं है, तो लोकल डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सिंग होम ये खाली हो गए। डॉक्टर्स शहर छोड़कर भागने लगे। प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर नहीं थे। अब इसका असर यह हुआ कि जब लोगों को यह पता लगा कि डॉक्टर शहर छोड़कर भाग रहे हैं, तो भैया सूरत में काम करने वाले दूसरे राज्यों के मजदूर ट्रेन के ऊपर, बसों के ऊपर, जिसे गाड़ी मिली वो गाड़ी में, जिसे साइकिल मिली वो साइकिल पर, और जिसे कुछ ना मिला वो पैदल ही शहर छोड़कर भागने लगा। अगले 2 दिन के अंदर 3 लाख लोग सूरत शहर को छोड़कर भाग गए। ये भारत के विभाजन के बाद, यानी कि पार्टीशन के बाद लोगों का सबसे बड़ा एक्सोडस था। आजाद भारत के इतिहास में इससे बड़ा पलायन कभी नहीं हुआ था। इसके बाद पुलिस और पैरामिलिट्री ने रास्ते की नाकाबंदी करके लोगों को बाहर जाने से रोकने की कोशिश करी, जिसके जवाब में लोग खेतों और जंगलों के रास्ते से भाग निकले। अब आता है तीसरा दिन, यानी कि 23 सितंबर। ये जो घटनाक्रम मैंने आपको बताया, ये 2 दिन के अंदर हुआ था। अब तीसरे दिन स्कूल, कॉलेजेस, सिनेमा हॉल, पार्क, बैंक, इंडस्ट्रियल यूनिट, ऑफिस, डायमंड कटिंग हब्स, ये सब के सब बंद हो गए। और ये तो कुछ भी नहीं, जैसे ही दूसरे राज्यों को ये खबर लगी, उन्होंने अपने बॉर्डर सील कर दिए। जो लोग सूरत से भागकर अपने राज्य में गए, उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा था, और जो जैसे तैसे करके घुस भी गए, लोग उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे कि वो उनके दुश्मन हो। ये अपने देश के अपने ही लोगों के साथ हो रहा था। इसके बाद इंटरनेशनल बरादरी ने भारत से आने वाली फ्लाइट को कैंसिल करना शुरू कर दिया और कुछ देशों ने तो भारत के एक्सपोर्ट पर ही बैन लगा दिया। एक अनुमान के मुताबिक इन 2 दिनों के अंदर भारत को 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ था। अब देखो, आप ये सोच रहे होंगे ऐसा क्या ही हो गया था जो इतना आतंक फैल गया, और आखिर ये घटना किस तरीके से महाराष्ट्र वाली घटना से जुड़ी हुई है। भूकंप आया, चूहों को अनाज मिला, जंगली चूहों से बैक्टीरिया शहर और गांव के चूहों में पहुंच गया। अब चूहे मरे, उन पे मक्खियां बैठी, पिस्सू बैठे, उन्होंने ये बीमारी इंसानों में पहुंचा दी। इसके बाद महाराष्ट्र के लोग सूरत पहुंचे और वहां पर ये बुबोनिक प्लेग का बैक्टीरिया न्यूमोनिक प्लेग में बदल गया। देखो भैया, बुबोनिक प्लेग न्यूमोनिक प्लेग में बदल सकता है अगर उसे सही परिस्थितियां मिल जाएं तो, और उस समय सूरत में बिल्कुल सही परिस्थितियां थी। और न्यूमोनिक प्लेग क्यों इतनी खतरनाक बीमारी है, उसका कारण है ये हवा से फैलता है। ध्यान से सुनिएगा, ये उस हवा से फैलता है जिस हवा में आप और मैं इस समय सांस ले रहे हैं। अब जरा आप ये सोचो कि दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और हवा में बीमारी घूम रही है, और जो इसकी चपेट में आया उसका ऊपर का टिकट कंफर्म हो गया। अब ऐसे में लोग भागे ना तो क्या करें। देखो, जुड़ गए ना सारे तार। 2014 में नासा के साइंटिस्ट ने 32,000 साल पुराने एक मैमथ के अंदर मौजूद फ्रोजन बैक्टीरिया को वापस लैब में जिंदा कर लिया। और 2022 में फ्रांस की मार्शेली यूनिवर्सिटी से जीन माइकल क्लेवरी ने परमाफॉस से 13 नए वायरस निकालकर जिंदा कर लिए हैं या एक्टिव कर लिए हैं। आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई साहब, जब ये नए वायरस अपने आप बाहर आए तो दुनिया इनसे लड़ने के लिए तैयार रहे। बस आप ये समझ लो, इसी चीज की तैयारी चल रही है, क्योंकि भैया हमला तो होने वाला है। अब हमें इसके बारे में कैसे पता? अब जरा ये सुनो। 2016 में साइबेरिया की गर्मी ने 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहां पर मौजूद धरती का फ्रीजर यानी कि परमाफ्रॉस्ट पिघला और उसके पिघलने पर बर्फ के अंदर से एक मरे हुए हिरण की लाश बाहर आ गई। अब इस हिरण के अंदर एंथ्रेक्स का बैक्टीरिया था। अब वो हवा में फैल गया। इसके बाद 2350 हिरण मरे, 115 लोग हॉस्पिटल में भर्ती करने पड़े और एक 11 साल के बच्चे की मौत हो गई। क्यों? क्योंकि बर्फ के अंदर हजारों साल से सोए हुए बैक्टीरिया अचानक
अचानक से जाग गए। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जहां जहां पर परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है, वहां से नए नए बैक्टीरिया या वायरसेस के बाहर आने का खतरा हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। भाई साहब, दुनिया भर के विकसित देश पागल नहीं है जो बर्फ खोद खोद कर इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को निकाल कर इनकी दवा बनाने के पीछे लगे हुए हैं। अब देखो, आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भैया आखिर हम परमाफ्रॉस्ट के नजदीक जाएं ही क्यों? मतलब वहां पे नाकाबंदी कर दो, लोगों को जाने से रोक दो, ना लोग जाएंगे, ना वायरस लाएंगे, ना वो फैलेगा, वायरस लटक जाएगा, अपन बच जाएंगे। इतना आसान समाधान तो है। अब देखो, अगर आप भी यही सोच रहे हो तो भाई साहब बिल्कुल ही अलग लेवल पर सोच रहे हो। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसके लिए वापस चलना पड़ेगा हमें हुल्टिन बाबू की कहानी पर, वही जो कब्र खोद कर आए थे। तो देखो, आपको याद हुआ कि जेफरी ने हुल्टिन के द्वारा दिए गए सैंपल से वायरस को दोबारा एक्टिव कर लिया था। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि जब जेफरी ने दोबारा इस वायरस की जांच पड़ताल करी तो उसे क्या पता लगा। भाई साहब, ये वायरस जानवरों से इंसानों में ट्रांसफर हुआ था, यानी कि इसने पक्षियों से इंसानों में जंप मारा, उसके बाद ये म्यूटेट हुआ। और याद करो, कोविड भी कुछ ऐसा ही चमगादड़ों से निकला था। अभी जो मैंने कहा, इस बात का मतलब समझिए, ये वायरसेस परमाफ्रॉस्ट से ही नहीं बल्कि जानवरों से भी इंसानों में पहुंच सकते हैं। और ये इतनी चिंता की बात क्यों है, जरा ये समझो। आपको पता होगा कि पक्षी एक देश से दूसरे देश के अंदर जाते हैं, या तो ठंडी जगह से दूसरी ठंडी जगह पर जाते हैं या ठंडी जगह से गर्म स्थान पर जाते हैं। अगर ये वायरस परमाफ्रॉस्ट से निकलकर इन पक्षियों में चला गया और ये पक्षी उसे किसी देश के अंदर लेकर घुस गए और वहां से ये इंसानों में पहुंच गया, तो उसके बाद ये ऐसी महामारी लाएगा जिसके सामने आपको कोविड भी बच्चा नजर आएगा। वायरस को हमारे अंदर जाने के लिए हमें वायरस तक जाने की जरूरत नहीं, वायरस खुद ही हमारे पास आ जाएगा। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम वायरस के काम करने के तरीके को समझें, ताकि वक्त आने पर वायरस इंसानों की लंका का डंका ना बजा पाए। जरा सा वायरस आखिर हमारे शरीर में इतना आतंक मचाता कैसे है? मतलब शरीर को बचाने वाली इम्यूनिटी ये कहां बैठकर पत्ते खेल रही है, और वायरस कैसे इनके होते हुए शरीर में खुला घूम रहा है? आइए आपको सब कुछ बिल्कुल सरल शब्दों में समझाता हूं। देखो, वायरस एक सील करी हुई चिट्ठी की तरह होता है, और इस चिट्ठी के बाहर एक चाबी लटकी है जिसे हम कहते हैं स्पाइक प्रोटीन। अब इस चाबी के ऊपर ही एक एड्रेस लिखा है, और ये एड्रेस उस ताले का है जहां पर ये चाबी फिट होगी। अब देखो, सेल के पास रिसेप्टर होते हैं, जैसे ताले के अंदर चाबी डालने की जगह होती है, ऐसे ही सेल के ऊपर रिसेप्टर होते हैं। अब देखो, यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर किसी वायरस रूपी चिट्ठी के ऊपर फेफड़ों के सेल का एड्रेस लिखा हुआ है, तो वो वायरस सिर्फ फेफड़ों के ही सेल का ताला खोल सकता है, मतलब फेफड़ों को इन्फेक्ट करेगा। अब अगला सवाल ये आता है कि इस चिट्ठी में आखिर लिखा क्या है? तो देखो, इस चिट्ठी के अंदर ना काम धाम की बात है। आप इसे ऐसे मानो कि जैसे प्लेन हाईजैक करने के बाद आतंकवादी पायलट को एक तरह से आदेश देता है कि बेटा यहाँ से लेफ्ट ले ले, फिर राइट ले ले, और यहाँ से तेरे को प्लेन यहाँ लैंड करना है। ठीक बिल्कुल वैसे ही वायरस सेल से बोलता है कि बेटा भूल जा तू कौन है, क्या काम करता है, अब से ये तेरा नया काम है। अब अगला सवाल आता है कि सेल की बुद्धि आखिर भ्रष्ट होती कैसे है? क्यों वो सारी बातें मानता है वायरस की? देखो, सेल के अंदर मौजूद है राइबोसोम नाम का एक रोबोट। इसका काम है बिना सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ आदेश मानना। अब जैसे ही वायरस को सही सेल मिलता है, वायरस अपनी चाबी से सेल का ताला खोलकर अंदर घुस जाता है, और अब वायरस अपनी चिट्ठी में लिखे हुए कोड को यानी RNA को राइबोसोम नामी रोबोट के अंदर डाल देता है, यानी रोबोट को काम करने की नई इंस्ट्रक्शंस दे देता है। अब ये सेल नए आदेश के हिसाब से काम करने लगता है, जैसे वायरस की कॉपीज बनाना, और बस इन्फेक्शन शुरू। अब आप जरा उस पत्तेबाज इम्यूनिटी की भी सुन लो, जो बैठकर कहीं पत्ते खेल रही थी, जिसे पता ही ना कि शरीर में क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले जरा सेल का महिमा मुंडन करते हैं। हाँ, मंडन नहीं करेंगे, मुंडन नहीं करेंगे। देखो, आप वायरस के सामने सेल को ऐसे समझो जैसे कि शोले के गब्बर के सामने बिना हाथों वाला ठाकुर। अब शोले में तो दिखा दिया कि ठाकुर ने गब्बर को धर लिया, लेकिन असलियत में भैया अगर हाथ ना हो तो पिटाई तो ठाकुर की तय थी। अब क्योंकि ठाकुर के हाथ नहीं है तो वो लड़ नहीं सकता, और यही बिल्कुल सेल के साथ होता है। उसके पास वायरस से लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। तो भैया अब सेल क्या करे? तो देखो, माना कि सेल के पास हाथ नहीं है, लेकिन जबान तो है। मतलब ठाकुर के हाथ ही तो नहीं थे, उसके पास जबान तो थी। यानी कि अगर ठाकुर शोर मचा सकता है तो भैया सेल भी शोर मचा सकता है। अब ये शोर कैसे मचाता है, ये सुनो। अब जैसे ही किसी सेल पर वायरस का हमला होता है, तो वो इंटरफेरोन नाम का केमिकल छोड़कर बाकी सेल्स को सावधान कर देता है कि भैया डाकुओं का हमला हो गया, यानी वायरस घुसाए, सावधान हो जाओ। अब यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं। अगर वायरस गली का गुंडा टाइप था, यानी कि नॉर्मल खांसी जुकाम वाला, तब तो सेल पर जैसे ही हमला हुआ
वो गला फाड़कर सबको आगाह कर देगा। मतलब बाकी सब सावधान हो जाएंगे, हमले से बच जाएंगे और इसके बाद वायरस की फील्डिंग सेट करके उसको निपटा दिया जाएगा। लेकिन अगर वायरस ट्रेंड मिलिट्री एजेंट की तरह हुआ, जैसा रणवीर सिंह धुरंधर में था, या कोविड का वायरस, ये तो सेल को शोर मचाने का मौका ही ना देता। कैसे? अब जरा ये समझो। देखो, सेल के अंदर सेंसर्स लगे होते हैं, जैसे हमारे घरों में सीसीटीवी, स्मोक अलार्म, फायर अलार्म, वैसे ही सेल के अंदर भी सेंसर्स होते हैं। अब जैसे ही वायरस सेल के अंदर घुसता है, अलर्ट बजता है। अब अगर सेल ने शोर मचा दिया, बाकियों को अलर्ट कर दिया, तो इन्फेक्शन रुक जाएगा। लेकिन अगर वायरस बाहुबली टाइप का हुआ, तो सबसे पहले वो इन सेंसर्स, इन सीसीटीवी को ही ठिकाने लगाएगा। और अगर वायरस ऐसा करने में कामयाब हो जाता है, तो सेल के द्वारा भेजे जा रहे चेतावनी के सिग्नल बाहर नहीं जाएंगे, रोक दिए जाएंगे। बिल्कुल ठीक वैसे जैसे ये मैडम बाहर फोन से चेतावनी भेजने जा रही थी, लेकिन तार काट दिया गया। ऐसे ही सेल वायरस के सामने लाचार हो जाता है। और बिल्कुल यही सेम काम कोविड ने हमारे शरीर के सेल्स के साथ किया। मतलब बॉडी को पता ही नहीं लगा कि वायरस फील्डिंग सेट कर चुका है और फिर इन्फेक्शन हो गया। अब अगर सेल चेतावनी देने में कामयाब ना हो पाए और वायरस उसको हाईजैक कर ले, तो इसके बाद सेल आखिरी हथियार का इस्तेमाल करता है। देखो, हर सेल के बाहर एक आईडी कार्ड है, यानी कि सेल की पहचान का डाटा, जिसे हम कहते हैं MHC मॉलिक्यूल। इसी आईडी कार्ड की वजह से वो सेल ये साबित कर पाता है कि भैया मैं तुम्हारी अपनी ही बॉडी का सेल हूँ, मतलब अपनी ही टीम से हूँ, मैं बाहर से नहीं आया हूँ। अब जैसे ही सेल के अंदर वायरस की कॉपीज बनना शुरू कर देती हैं, तो सेल अपने आईडी कार्ड के साथ वायरस के उन छोटे छोटे टुकड़ों को भी अपनी बॉडी के बाहर डिस्प्ले करता है, जिसे कहा जाता है एंटीजन। मतलब मानो कि सेल ये कह रहा हो कि भैया मुझे देखो, मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ, मेरे अंदर से ये ऑक्टोपस जैसी चीजें निकल रही हैं। अब जैसे एक देश की रक्षा के लिए मिलिट्री होती है, स्पेशल ऑपरेशंस के लिए स्पेशल फोर्सेस होती हैं, अब बिल्कुल ऐसे ही हमारे शरीर की रक्षा के लिए इम्यूनिटी नाम की मिलिट्री के पास स्पेशल फोर्सेस होती हैं, या यूं कहूं कि स्पेशल सोल्जर्स होते हैं, जिन्हें कहा जाता है टी सेल्स और बी सेल्स। अब इनमें से टी सेल हर सेल का आईडी कार्ड चेक करता है। अब इस चेकिंग के दौरान तीन चीजें हो सकती हैं। अगर आईडी कार्ड बिल्कुल सही है, तो बिना रोक टोक के सेल पूरे शरीर में आराम से घूम सकता है। लेकिन अगर आईडी कार्ड मैच नहीं हुआ, तो टी सेल्स उस सेल को निपटा देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे। मतलब ये शांति से बातचीत करने में विश्वास नहीं रखते, ये सीधा मार काट मचाते हैं। अब तीसरा केस ये होगा कि अगर आईडी मैच तो हो गई, लेकिन वायरस के ये जो ऑक्टोपस जैसे हाथ पैर बाहर दिख रहे थे आईडी कार्ड के साथ, मतलब जिसे एंटीजन कहते हैं, जिसके बारे में अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, तब टी सेल इस बीमार सेल को धर लेंगे कि बेटा तू जरा साइड में आ जा, तेरे से बात करनी है। मतलब तेरी बॉडी से ये जो ऑक्टोपस जैसी चीजें निकल रही हैं, इसकी जांच पड़ताल होगी, जरा इधर को खोपचे में को आ जा। अब इन टी सेल्स के पास एक डायरी होती है, जिसे कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। अब इस डायरी में हर उस वायरस की पहचान होती है जो कभी शरीर में आया और उसे शरीर ने निपटा दिया। अब टी सेल ये देखेगा कि भैया सेल से निकलने वाले ये जो ऑक्टोपस जैसे हाथ हैं, ये क्या किसी पुराने वायरस से मैच हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं, तो इस सेल को वायरस के साथ मार दिया जाएगा। मतलब ये बिल्कुल भी दयालु टाइप का नहीं है, सीधा मार काट मचाएगा। अब जरा बी सेल के बारे में भी सुन लो। देखो, बी सेल थोड़ा अलग किस्म का है। ये एक केमिकल वेपन बनाता है, जिसे कहते हैं एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी शरीर में घूमती है और वायरस को सेल तक पहुंचने से रोकती है। मतलब रास्ते में पकड़ लेती है कि बेटा कहां घूम रहा है। मतलब ऐसे ही मुंह उठाकर बिना इन्विटेशन किसी की बारात में घुस जाएगा, जरा इधर को आ जा। अब इसके बाद वायरस के ऊपर जो चाबी है, यानी कि जिसे स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, एंटीबॉडी उससे चिपक जाएगी और उस चाबी के लॉक को खराब कर देगी, यानी कि अब वो चाबी किसी भी ताली में घुस नहीं पाएगी। अब इसके बाद ये वायरस एवं ही निकम्मों की तरह पूरे शरीर में ना घूम सके, इसके लिए एंटीबॉडी गला फाड़ फाड़ के माइक्रोफेजेस, यानी कि शरीर की सफाई करने वाले, जो ऐसे मतलब वायरस जैसे दुष्टों को खाकर निपटा सके, इनको बुलावा भेज देती है कि भैया आओ, दुश्मन मिल गया, मारो इसे, निपटाओ इसको। और इसके बाद वायरस का काम तमाम। लेकिन अगर वायरस के ये ऑक्टोपस जैसे हाथ डायरी के डाटा से मैच नहीं हुए, तो फिर सेल को शक के आधार पर छोड़ दिया जाता है। अब यही वो कारण है जिसकी वजह से नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन 5 से 7 दिन के अंदर ठीक हो जाता है, क्योंकि उसका डाटा पहले से ही हमारे शरीर में मौजूद है। लेकिन कोविड की जानकारी हमारे शरीर को नहीं थी, इसीलिए हमारे शरीर की इम्यूनिटी उसे पहचान नहीं पाई और वो इम्यूनिटी से बचकर निकल गया और फिर बाद में फेफड़ों के फाफड़े लगा दिए। मान लो किसी शरीर में एक नया नवेला वायरस घुस आया। अब इस वायरस का कोई भी रिकॉर्ड उस डायरी के अंदर नहीं था, लेकिन इम्यूनिटी को यह पता लग गया कि भैया कोई तो घुसा है। तो अब हमारी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी पूरी ताकत लगा देगी और साइटोकिन्स नाम के केमिकल छोड़ेगी, मतलब केमिकल सिग्नल छोड़ेगी, यानी कि वायरस को ढूंढ के मारने के लिए और आर्मी बुलाएगी। अब अगर इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा तगड़ा है और बीमारी को खत्म करने के लिए तगड़ा हमला कर देता है, तो इन्हें एक आदेश दिया जाता है कि भैया कुछ भी करो। मतलब अगर आतंकवादी
आतंकवादी को मारना पड़े और उसे मारने के चक्कर में अपने भी लोग मरे तो मार दो। और यही ये सोल्जर्स करते हैं। ये बीमारी वाले वायरस को मारने के साथ साथ अपने भी सेल्स को मारने लग जाते हैं। और कोविड में हमारे शरीर ने यानी कि इम्यून सिस्टम ने वायरस के साथ हमारे लंग्स के सेल्स को भी मारना शुरू कर दिया था। और यही वो कारण है जिसकी वजह से इतने सारे लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई, यानी उन्हें वेंटिलेटर पर डालना पड़ा। और इम्यूनिटी के इसी ताबड़तोड़ हमले को कहा जाता है साइटोकिन स्टॉर्म, जिसको रोकने के लिए दवाइयां देनी पड़ती हैं। अब दवाई की बात चली रही है तो जरा वैक्सीन की भी सुन लो। तो देखो, वैक्सीन 3 तरीके से बनाई जाती है। पहला है वायरस के कोड को डिसेबल करके। आपको याद होगा कि मैंने आपको ये बताया था कि वायरस एक चाबी वाली चिट्ठी है, उस चिट्ठी के अंदर एक कोड लिखा है। अब वैज्ञानिक इसी कोड को डिसेबल कर देते हैं। अब इससे ये होगा कि वायरस शरीर के अंदर जाएगा, सेल के अंदर घुसेगा, लेकिन राइबोसोम में अपना कोड नहीं डाल पाएगा, यानी कि सेल के फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। अब इससे हमारी इम्यूनिटी को इस वायरस की पहचान हो जाएगी और वो अपनी इम्यूनोलॉजिकल डायरी में इस वायरस की पहचान को क्रिएट कर लेगी, ताकि जब असली हमला हो तो हमारी इम्यूनिटी इस वायरस को मार सके। इसके अलावा दूसरा तरीका है कमजोर वायरस को शरीर में डालना। अब कमजोर वायरस है तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाता, शरीर की इम्यूनिटी उसे बहुत ही जल्दी निपटा देती है, लेकिन चाहे कमजोर हो या तगड़ा, पहचान तो सेम रहेगी। तो इसकी पहचान जो है डायरी में छप जाती है और जब इसी वायरस का तगड़ा रूप आता है तब इम्यूनिटी उसे भी ठिकाने लगा देती है। अब तीसरा तरीका है वैक्सीन बनाने का, जिसमें हम वायरस रूपी चिट्ठी के अंदर कोई कोड डालते ही ना है, बस चाबी डालते हैं। अब क्योंकि इसमें सिर्फ चाबी है, कोई कोड है ही नहीं, तो जैसे ही ये सेल के पास जाता है, सेल से इसकी पहचान उजागर हो जाती है, फिर से इसकी जो फोटोकॉपी है या इसकी जो पहचान है वो डायरी में छप जाती है, यानी इम्यूनिटी इसके वांटेड का पोस्टर बनाकर अपनी डायरी में सेव कर लेती है। अब इसके बाद जैसे ही असली वायरस मौज मारता हुआ अंदर गया, उसे पता ही ना है कि बॉडी उसकी फील्डिंग पहले से ही सेट करके बैठी है। अब चाहे वो टी सेल के हाथ लगे या बी सेल के हाथ लगे, मारा तो वो दोनों ही केस में जाएगा। अब 2014 में एक नए तरीके की वैक्सीन बनाने पर भी कामयाबी हासिल कर ली गई, जिसका इस्तेमाल हमने कोविड की वैक्सीन बनाने में किया था। अभी जो मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं ये इतने आसान नहीं है, यानी वैक्सीन बनाने के लिए आपको वायरस का स्ट्रक्चर समझना पड़ता है, उसके प्रोटीन की जानकारी आपको चाहिए। जब आप उसको समझ पाओगे तभी आप उसको रेप्लिकेट कर पाओगे। इसीलिए वैज्ञानिकों ने एक चौथा तरीका भी ढूंढ के निकाला। उन्होंने ये सोचा कि हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम शरीर के बाहर जो है वायरस तैयार करें, मतलब वैक्सीन के लिए तैयार करें। ये काम तो सेल भी कर सकता है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि सेल वायरस की कॉपीज बनाने लग जाता है, तो क्यों ना हम ऐसी कॉपी सेल से ही बनवा लें जो शरीर में इन्फेक्शन करे ही ना, लेकिन वांटेड की फोटो जरूर पहुंच जाए अंदर। अब देखो, मैं कोई बायोलॉजी का बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो हूं नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं हूं। मुझे जिस लेमैन तरीके से समझ में आया मैं आपको वैसे बता रहा हूं। टेक्निकल भाषा में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो मैं अपने तरीके से आपको बताऊंगा। देखो, आपको मैंने बताया था कि सेल के अंदर एक रोबोट है जिसका काम है वायरस के द्वारा दिए गए कोड को समझकर वायरस की कॉपीज बनाना। क्या हो अगर हम एक ऐसा कोड लिखकर सेल तक पहुंचा दें जिसमें बस वो वायरस का पोस्टर बना दे और बीमारी ना फैलाए। अब ये आइडिया तो बड़ा जबरदस्त था, लेकिन समस्या थी आखिर ये कोड सेल तक जाएगा कैसे, क्योंकि हमारे शरीर में मौजूद एंजाइम्स इस आरएनए को पकड़कर तुरंत ही तोड़ देंगे कि बेटा कहां मुंह उठाकर कहां जा रहे हो। अब इन्हीं एंजाइम से बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने इस कोड को यानी कि आरएनए को लिपिड नैनो पार्टिकल्स के अंदर बंद किया और फिर शरीर के अंदर भेज दिया। अब ये लिपिड नैनो पार्टिकल्स सेल से जाकर चिपक जाएगा, कोड अंदर चला जाएगा, जिससे बाहर निकलेगा वायरस का पोस्टर। बॉडी उसको सेव कर लेगी, अपनी तैयारी पूरी कर लेगी। अगली बार जब असली वायरस आएगा, पहचाना जाएगा, वो निपटा दिया जाएगा। और यही है लेटेस्ट वैक्सीन टेक्नोलॉजी। लेकिन विज्ञान दो धारी तलवार होता है, ये किन हाथों में है और इसे इस्तेमाल करने वाले का इरादा क्या है, ये बहुत मायने रखता है। अब जरा आप ये सोचो कि अगर ये वायरस लीक हो गए या जानबूझकर लीक कर दिए गए, जैसे कोविड के वायरस के साथ हुआ था, अगर ऐसे ही कोई दूसरा वायरस खुला छूट जाए या किसी आतंकवादी संगठन के हाथ ये वायरस लग जाए, और ऐसे वैसे आतंकवादी नहीं, बहुत पढ़े लिखे आतंकवादियों की बात कर रहा हूं, क्योंकि जापान के टोक्यो में यही हुआ था। अब सुनो आप जापान का किस्सा, और इसे बहुत ध्यान से सुनना। ये किस्सा आपको बताया कि जब पढ़े लिखे लोग रेडिकल होते हैं, मतलब रेडिकल बनते हैं, तब वो दुनिया में जो तबाही ला सकते हैं उसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 1955 में जापान में एक शोको नाम का अंधा बच्चा पैदा होता है। गरीब परिवार से था, अंधे बच्चों के स्कूल में पढ़ाई लिखाई उसने पूरी करी। अब बड़ा होकर वो भाई बन गया एक्यूपंक्चरिस्ट, वो होते हैं ना जो शरीर में अलग अलग पॉइंट दबाकर इलाज करते हैं, वही। अब इस भाई ने 1980 में बुद्धिस्ट किताबें पढ़नी शुरू करी और धीरे धीरे दुनिया के
खत्म होने की भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी। इसके बाद भाई ने खुद को जीसस का दूसरा अवतार और बुद्धा के बाद इंसानी रूप में पहला महाअवतार घोषित कर दिया। मतलब कुल मिलाकर डॉक्टर साहब अब बाबा जी बन गए। और फिर 1987 में भाई साहब ने ओम शिनरिक्यो नाम की संस्था बनाई। अब ये संस्था ताबड़तोड़ रफ्तार में ग्रो करने लगी। इसमें ऐसे ऐसे लोग जुड़ने लगे जैसे भारत के आईआईटियंस, वो भी टॉप आईआईटियंस, और टॉप के मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट या मेडिकल प्रोफेशनल्स। भाई साहब रशिया के अंदर तो इस संस्था के 30,000 से ज्यादा फॉलोवर बन गए। अब 1989 में बाबा जी के खिलाफ एक केस हो गया और जिस वकील ने ये केस किया था, बाबा के भक्तों ने उस वकील की बीवी और उसके 1 साल के बच्चे को किडनैप करके मार दिया। इसके बाद 1990 में बाबा जी ने इलेक्शन लड़ा और 25 कैंडिडेट उतार दिए और ये सब के सब जीत गए? नहीं, हार गए। मतलब बाबा जी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म, पब्लिक ने इन्हें नकार दिया। और तब जाकर बाबा जी ने फैसला किया कि इस समाज में सिर्फ उन्हीं लोगों को जीने का अधिकार है जो बाबा जी की बात को मानेंगे या उन्हें फॉलो करेंगे, बाकी सबको मरना पड़ेगा। अब बाबा के पास पैसे की तो कमी थी ना, तो इन्होंने अपनी संस्था के अंदर एक शानदार लैब बनवाई और बाबा जी के पास जापान के टॉप इंजीनियरिंग स्टूडेंट और मेडिकल स्टूडेंट या मेडिकल प्रोफेशनल्स तो थे ही, ये सब लोग इनके भक्त बनकर बैठे हुए थे। अब इस लैब से क्या क्या निकला जरा ये सुनो। इन्होंने सबसे पहले बनाए नर्व एजेंट, टॉक्सिक गैस, खतरनाक वायरस और इन्फेक्शंस की लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार कर दी। 1993 में सबसे पहले इन्होंने एंथ्रेक्स का स्प्रे किया। अब वो रिफाइन नहीं था तो फेल हो गया। इसके बाद बाबा के चेले कोंगो गए यानी कि अफ्रीका गए और वहां से इबोला वायरस के सैंपल लेकर टोक्यो आए। इनके पास रशिया का M17 हेलीकॉप्टर भी था और कुछ ही दिनों में इन्होंने इतना सारा नर्व एजेंट बनाकर तैयार कर लिया जो बड़ी आसानी से 40 लाख लोगों को एक साथ मार सकता था। इन्होंने 1994 में फिर से एक बार टेस्ट किया, नर्व एजेंट को लीक करा, लगभग 10-12 लोग मारे गए, 200 से ज्यादा घायल हुए और फिर इन्होंने अपने नर्व एजेंट को और बेहतर बना लिया। इसके बाद 20 मार्च 1995 में नर्व एजेंट को टोक्यो के सबवे में छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से 5000 लोगों को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेना पड़ गया। फिर मिलिट्री, सीक्रेट सर्विस, पुलिस सब एक्टिव हो गए। पूरे देश में छापेमारी हुई तो पता लगा कि ये सारा किया धरा तो बाबा के चेलों का था। और ये तो कुछ भी नहीं, बाबा के चेलों ने तो पूरी दुनिया की फील्डिंग सेट कर रखी थी। आप शुक्र मनाओ कि इनके चेलों से बायो वेपन बनाने में थोड़ी बहुत गलती हो गई। अगर ये लोग कामयाब हो जाते तो कुछ ही दिनों में आधे जापान को कब्र के अंदर पहुंचा देते और उसके बाद लगता पूरी दुनिया का नंबर। अब आप ये सोचो, ये तो वो केस है जो कि मीडिया में आ गया, जिसके बारे में दुनिया को पता लग गया। हमें तो पता ही नहीं कि आज के समय कितने आतंकवादी संगठन इस तरह की चीजों पर काम कर रहे हैं। और पता होना तो छोड़ो, हमारी तो तैयारी भी ना है। अब जरा भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजों को देख लेते हैं। अगर भारत पर बायोलॉजिकल अटैक होता है या परमाफ्रॉस्ट से वायरस निकलकर मेन लैंड पर आ जाते हैं तो एक डोमिनो इफेक्ट कैसे क्रिएट होगा जरा ये सुनो। देखो, सबसे पहले पहला केस रिपोर्ट होगा, डॉक्टर कंफ्यूज होंगे क्योंकि लक्षण किसी भी बीमारी से मैच नहीं करेंगे। इसके बाद लैब में सैंपल जाएगा, WHO को रिपोर्ट भेजी जाएगी कि भैया एक नए तरह की बीमारी मार्केट में आई है। अब इससे पहले ही किसी को समझ में आता, हॉस्पिटल्स में लोग बढ़ते चले जाएंगे, बेड कम पड़ जाएंगे, डॉक्टर कम पड़ जाएंगे और फिर होगा मीडिया का विस्फोट यानी कि सोशल मीडिया एक्सप्लोजन। चारों तरफ खबर चलेगी, बेटा नया वायरस आ गया, ये ऐसे फैलता है, वैसे फैलता है। सब अपने आप में एक्सपर्ट बन जाएंगे और यहीं से पूरा सिस्टम टूटना शुरू कर देगा। लोग दवा खरीदने के लिए भागेंगे, जो बीमार नहीं है वो भी दवाइयां खरीदने लग जाएंगे। कोई पैरासिटामोल लेगा, कोई एंटीबायोटिक्स लेगा, कोई एंटीवायरल खरीद के स्टॉक कर लेगा, जिसका नतीजा होगा कि पूरे शहर से या पूरे देश से दवाइयां गायब होनी शुरू हो जाएंगी। ये जो मुफ्तखोर लोग हैं, ये दवा की होर्डिंग शुरू कर देंगे, नकली दवाइयां मार्केट में भेजकर उनसे 10 गुना 50 गुना कीमत वसूली जाएगी। और इन सब का नतीजा होगा कि जिन लोगों को सबसे ज्यादा दवा की जरूरत है उन्हें दवा नहीं मिल पाएगी। ये कोई कहानी नहीं है, ये सब कुछ कोविड के समय हो चुका है। इसके बाद बॉर्डर्स अलर्ट कर दिए जाएंगे, फ्लाइट कैंसिल होगी, लोगों की स्क्रीनिंग होनी शुरू हो जाएगी। फिर दुनिया भारत को रेड जोन डिक्लेयर कर देगी, जिससे एक्सपोर्ट बंद होगा, इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, तेल महंगा होगा, फर्टिलाइजर महंगा हो जाएगा। सब अपने अपने तरीके से हमारी मजबूरी का फायदा उठाएंगे। हमारे देश को लूटने के लिए नए नए तरीके खोजे जाएंगे। इसके बाद अर्थव्यवस्था धीमी नहीं होगी, टूट जाएगी। करोड़ों लोगों पर असर आएगा, नौकरी चली जाएंगी, लोगों की आमदनी खत्म हो जाएगी, हमारा टूरिज्म जीरो हो जाएगा। हमारे प्रोफेशनल्स को जिनको बाहर जाकर काम करने के लिए वीजा की जरूरत थी, वो वीजा नहीं मिलेंगे। और आपको पता है कि ये सब क्यों होगा? क्योंकि भाई साहब आज भी हमारा देश 1897 के एपिडेमिक लॉ को यानी एपिडेमिक एक्ट को फॉलो कर रहा है।
हम आज भी गुलामी वाले एक्ट को फॉलो कर रहे हैं। आजाद भारत के पास तो अपना एपिडेमिक लॉ ही नहीं है, कोई एक्ट ही नहीं है। ये जो अंग्रेजों ने हमें बनाकर दे दिया उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। अब इन सारी मुसीबत से बाहर निकलने का तरीका है, हमें सबसे पहले तो एशियंट पैथोजन सर्वेलांस यूनिट बनानी पड़ेगी जो सिर्फ परमाफ्रॉस्ट और हिमालय के लिए 24 घंटे 7 दिन काम करे। ये लगातार मॉनिटरिंग करेगी। इसके बाद हमें बायो सिक्योरिटी लेवल 4 की लैब्स भी चाहिए, युद्ध स्तर पर चाहिए। आज हमारे पास 2 हैं, हमें कम से कम अगले 3 साल में 10 और चाहिए। हमें एक सिंगल बायो सिक्योरिटी अथॉरिटी बनानी पड़ेगी, यानी हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, डिफेंस हो गया, साइंस हो गया, ये एक साथ सबको कंट्रोल करेगी। यानी देश को लीड आईसीएमआर नहीं बल्कि ये नई बॉडी करेगी, ताकि सारे रिसोर्सेज एक ही जगह पर चैनलाइज हो सके, अलग अलग जगह पर ना बटे। और ये जो 1897 का पुराना कानून है भाई साहब, इसे बदलो। हमें आजाद भारत का मॉडर्न कानून चाहिए, अपना खुद का एपिडेमिक लॉ चाहिए जिसके रूल्स साफ हो, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल क्लियर हो। इसके अलावा हमें mRNA टेक्नोलॉजी में भारी इन्वेस्टमेंट चाहिए। वैक्सीन 9 महीने में नहीं बल्कि 3 महीने में बनकर तैयार होनी चाहिए। हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को डबल करना पड़ेगा। हमें अपनी क्रिटिकल मेडिकल सप्लाई को भी सिक्योर करना पड़ेगा। मतलब दवाई हो गई, ऑक्सीजन हो गई, पीपीई किट्स हो गई, बेड हो गए, इनकी जरूरत के समय कमी नहीं पड़नी चाहिए। अब आ जाओ डॉक्टर पर। भाई साहब, अगर मेडिकल कॉलेजेस नहीं होंगे तो डॉक्टर्स कहां से आएंगे? इसलिए हमें नए नए मेडिकल कॉलेजेस की भी जरूरत है। अब आते हैं ट्रेड पर। अभी से दुनिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट करो। सारी दुनिया को क्लियरली बताओ कि अगर भारत के साथ ट्रेड करना है और कल को अगर कोई पेंडेमिक आता है तो ट्रेड नहीं रुकेगा, कोई मनमानी नहीं चलेगी, कोई दाम की बढ़ोतरी नहीं होगी। इसके अलावा हमें पब्लिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी चाहिए। हमें एक अफवाहें रोकने का सिस्टम चाहिए, एक चेन ऑफ कमांड तैयार होनी चाहिए। और प्लीज प्लीज हमारे एजुकेशन सिस्टम पे इन्वेस्टमेंट करो, बच्चों की पढ़ाई पर पैसा खर्च करो। हमें नहीं चाहिए मैया दीदी बहना भैया योजना, हमारे बच्चों को एजुकेशन चाहिए। देखो, इंसान की हरकतों ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। अब प्रकृति उसको ठीक करने के लिए कुछ तो करेगी, पर एक बात तय है कि प्रकृति कभी वार्निंग नहीं देगी। जब बुबोनिक प्लेग आया तो यूरोप की 1/3 आबादी साफ हो गई। स्पेनिश फ्लू में 5 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। जब कोविड आया तो दुनिया रुक गई। और हर बार हमने एक ही बात कही कि अगली बार हम तैयार रहेंगे। अब अगली बारी आ चुकी है। बर्फ पिघल रही है, हजारों साल से सोए हुए बैक्टीरिया और वायरस जाग रहे हैं। और अभी भी हम 1897 का कानून लेकर बैठे हैं। हुल्टिन ने 47 साल तक अपने सपने को पूरा करने का इंतजार किया, एक वायरस से दुनिया को बचाने के लिए इंतजार किया। और हम लोग भी तो आजाद भारत के कानून का इंतजार कर रहे हैं। देखो, जब मैं ये सब चीजें पढ़ता हूँ तो मुझे दुख होता है, चिंता भी होती है कि हमारे लॉ मेकर्स कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं, कौन सी योजनाओं में पैसा डाल रहे हैं, हमारी जरूरत क्या है और हमें मिल क्या रहा है। और ये चिंता, ये फ्रस्ट्रेशन, ये डर, ये मैं आपसे बांटने की कोशिश करता हूँ ताकि आप जागो और औरों को भी जगाओ। और क्या पता जो लोग पावर में हैं, जो सोए हैं, एक दिन वो भी जाग जाए। और जब तक वो ना जागे मैं तो कोशिश करता रहूंगा। तो इसी नोट के संग ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।